नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरा बहुत सौभाग्य आज इस बात को लेकर है कि जिस हस्ती तक मैं आज आपको पहुंचाने वाला हूं, उनके बारे में जितना कहा जाए वो इसलिए कम है क्योंकि इतना वर्सेटाइल इंसान आपने शायद ही देखा हो, जो अपने व्यवसाय के अलावा समानांतर हिंदी साहित्य जगत में हास्य की गंगा लेकर इतने उदारता से प्रवाहित अपनी रचनाशीलता को प्रसन्नता से करते रहे हैं कि वो हास्य कवि मुकाबला में प्रथम रहे राष्ट्रीय स्तर पर 72 कवियों की उपस्थिति में। उनको साथ बुला के उनके बारे में थोड़ी बात जारी रखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो पूरा आनंद है उसको लेकर महेश दुबे जी का मुंबई से जुड़ने के लिए धन्यवाद के साथ स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो मयूर जी, और मुझे आपके स्मरण के साथ में ऐसे सहसा याद आ गया कि न्यू जर्सी में एक कार्यक्रम में जब आपको सुनने का अवसर हुआ था, तो ऐसा लगता था ये इंसान प्रत्युत्पन्नमति होने के साथ साथ कोई सृजनशीलता का सागर हिलोरें ले रहा हो इनके अंदर, ऐसा लगा था। और वो बात आपने लेखन के माध्यम से सामना अखबार में जब आप 14 बरस तक लिखते रहे कॉलम अपने, तो एक तो डायरेक्ट एक्शन भी था, एक रोज का डोज व्यंग लेख भी होते थे और आपने सस्पेंस की कहानियां भी लिख दी हैं। और मैं आपको ये बधाई विलंब से फिर एक बार दे दूं कि 2018 में महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी ने आपको विशेष रूप से सम्मानित किया और आपको डॉक्टर ऑफ लाफ्टर की उपाधि भी मिली हुई है। तो अब आप ये बताइए कि आपको किस बात पर हंसी आती है? मुझे इसी बात पर हंसी आती है जब आप जैसे बड़े लोग मेरे नाम के आगे बड़ी बड़ी उपलब्धियां जोड़ देते हैं। तो मैं तो बहुत साधारण सा मजदूर टाइप का आदमी हूँ, तो अपने उधर निर्वाह के लिए भी मजदूरी करता हूँ और कलम के माध्यम से भी मजदूरी करता हूँ। क्या बात। मेरे लिए तो हंसी की यही बात है सर। तो हमारे कई दर्शक हैं जिनको शायद पता नहीं होगा कि आपकी पुश्तैनी एक बड़ी फर्नीचर की प्रतिष्ठित दुकान है हाँ मुंबई में, और जो मंदिर होते हैं लकड़ी वाले वो भी विशेष रूप से आप बनाते हैं। जी जी तो जी। आप ये बताएं कि पिताजी से आपने ये लकड़ी के बारे में और वो व्यवसाय भी सीखा, तो साहित्य उसके साथ कब आपके जीवन का हिस्सा बन गया? सर साहित्य जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई गॉड गिफ्ट है। आप किसी भी चीज की पढ़ाई कर सकते हैं, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप साहित्य की पढ़ाई नहीं कर सकते। मतलब साहित्य को पढ़ सकते हैं लेकिन साहित्य को रचने की पढ़ाई नहीं कर सकते। ये जब ऊपर वाले की देन होती है, जिसको ये गॉड गिफ्ट मिलता है वही साहित्य रच पाता है। तो अब आप ये बताइए कि पहली रचना आपके द्वारा कब प्रकट होने के लिए उसने आपको दस्तक दी कि भाई मुझे बाहर लाओ? जब मैं 7वीं में पढ़ता था, 7वीं कक्षा में, तब मैंने एक बार छोटे खटमल मोटे खटमल भांति भांति के होते खटमल ऐसे करके खटमल पर एक कविता लिखी थी। तो मेरे साहित्य सृजन की शुरुआत खटमल से हुई। बाद में उसी से प्रेरणा लेके मैं श्रोताओं का खून चूसने लगा। तो ये आपने जो कहा है खून चूसने वाला जो उपमा अपने लिए ली है, उससे पता लगता है कि अच्छा हास्य वही लिख सकता है जो अपने आप पर हंसने के लिए बड़ा दिल रखता हो। अब सर ऐसा है ना, माहौल, ये 4 पंक्तियां सुनिए। अभी जो कोरोना काल बीता है, जी। महंगे का जिन्हें शौक था सस्ते पे आ गए, आकाश में उड़ते थे वो रस्ते पे आ गए। क्या बात है। कोरोना ने संसार का है हाल वो किया, जो लगते थे गले वो नमस्ते पे आ गए। तो सारी दुनिया जिस तरह दुख के सागर में डूबी है, उसमें ये साहित्य और हास्य ही है जो आपको थोड़ी सी राहत की सांस दे सकता है। ये जो बात आपने कही है इसको लेके मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगा कि आपने बहुत लोगों को राहत की सांस पहले भी दी है और कोरोना काल में भी दी है। प्रारंभ करते हैं आपकी ऐसी रचनाओं से जो आपको लगता है कि आपने बहुत बार सुनाई होगी, लेकिन एक मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप ऐसे कम हास्य कवियों में से हैं जो नया-नया सृजित करते हैं और नया-नया सुनाते हैं। हाँ। बाकी कई हैं जिनको आप एक कविता से जानते हो, आप 15 साल बाद भी सुनेंगे तो वही सुनाते हैं। मैं तो रोज ही लिखता हूँ क्योंकि मैं रोज का डोज लिखता था। 14 जी। साल तक मैंने कॉलम लिखा जिसमें लोग मुझसे सवाल पूछते थे, मैं कविताओं में जवाब देता था।
तो वो उसके अंदर तो आपको रोज रचना ही पड़ेगा। तो तो मैं नियमित ही लिखता रहता हूँ। अभी जैसे देखिए, अभी योगी जी आ गए उत्तर भारत के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में योगी जी जीते। अवधी भाषा की 4 पंक्तियां, मैं बिलोंग करता हूँ जौनपुर से सर, बनारस से सटा हुआ है। जी, हमारे यहाँ अवध क्षेत्र है, अवधी भाषा बोली जाती है। आपको मजा आएगा, भले समझ में ना आए। मजा भी आया, समझ तो भी तोड़ ताड़ साइकिल के पहिया, ललकी टोपी फाड़ दहन। जो साइकिल थी उसके पहिए तोड़ दिए और लाल वाली टोपी फाड़ दी। तोड़ ताड़ साइकिल आया। के पहिया, ललकी टोपी फाड़ दहन। हाथी का पूंछ उपाड़ के ओकरे पीठी के गर्दा झाड़ दहन। मतलब साइकिल का पहिया तोड़ के लाल वाली टोपी फाड़ दी और हाथी की पूंछ उखाड़ के उसकी पीठ पे जो धूल गर्द मची जमी थी वो उड़ा दी। क्या बात, क्या तार साइकिल के पहिया, ललकी टोपी फाड़ दहन। हाथी के पोछ उपाड़ के ओकरे पीठी गर्दा झाड़ दहन। और कुकुर ची ची करत पर आए, बब्बर शेर दहाड़ दहन। और यूपी में फिर योगी बाबा अपन खूंटा गाड़ दे। गुंडा लुच्चा कांपत बा, बुलडोजर फिर चापत बा। ओए 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 ओए। तो ऐसे बहुत त्वरित जो भी घटनाएं होती हैं उस पर लिखता रहता हूं मैं। अब आप ये बताइए कि जो एक, आज आज सर शहीद दिवस है, शहीद दिवस है, इस पर 4 पंक्तियां सुन लीजिए। जी स्वागत। जिसने लड़ी थी जंग वो गुमनाम हो गया, और जो भी चाटुकार था सरनाम हो गया। आजाद और भगत ने निचोड़ा था जो लहू, सत्ता के दलालों के लिए जाम हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे हम रोज ही 4 4 पंक्तियां, 8 पंक्तियां कविताएं लिखते रहते हैं सर। तो अब आप ऐसी रचना जो आपके दिल के बहुत प्रिय, कहना हमेशा ये होता है कि भाई मुझे तो सारी प्रिय हैं, फिर भी कोई रचना होती है जिसमें आपको लगता है कि आपके अंदर का अम, जो जो आनंद है वो अधिक झंकृत होता है जिस रचना के साथ? सर ज्यादातर आनंद तो मिलता है मुझे गंभीर रचनाओं में ही, जिसके माध्यम से मैं कुछ संदेश संप्रेषित कर पाता हूँ। और लोगों को आनंद देने के लिए हास्य की रचनाएं होती हैं। तो पहले आप अपने आनंद की रचना सुनाइए जिसमें आप बात संप्रेषित कर सर पाएँ। ये रचना 2 ढाई मिनट की हो जाएगी, आपके पास जी, इतना समय स्वागत। होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत ये है। एक बहुत जरूरी रचना है। जी, ये मैं रचना आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि ये रचना मैंने अमेरिका में ही लिखी। जी, जी, और मैं वहां जब आया तो मैंने वहां पर देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत वर्षों से अपने घर, अपने गांव, अपनी माता पिता से मिलने नहीं आ पाए। जी, तो मैंने एक रचना लिखी थी, वो मैं आपको देता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि सर जिंदगी का कुछ समय मधुमास होना चाहिए और कुछ कांटों भरा वनवास होना चाहिए। एक ही रस से भरा जीवन कोई जीवन है क्या, एक क्षण वो तृप्ति का एक प्यास होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात मैं आपको प्यास की कविता सुनाता हूँ जो मैंने अमेरिका में ही लिखी थी रचना, आपको दे रहा हूँ, सुनिए। जो स्वागत। लोग बहुत दिनों से अपने घर नहीं जा पाते, केवल वही विदेशी नहीं है, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अपना छोटा सा गांव घर छोड़कर शहरों में आ जाते हैं और अपने माता पिता के लिए पैसे वगैरह भेजते हैं लेकिन जा नहीं पाते। तो क्या होता होगा, इस पर एक रचना मैंने दी है, सुनिएगा। स्वागत है। सारे अमेरिका वासियों को दे रहा हूं। मैं आया हूं हिमालय से लिए कुछ प्यार की बातें, जो रहता है तुम्हारे दिल में उस संसार की बातें। क्या बात है। सुनो बातों को मेरी गौर से कुछ कह के जाऊंगा, चला जाऊंगा लेकिन याद तुमको बरसों आऊंगा। वाह! मेरी झोली में है प्यारो तुम्हारा खेलता बचपन, क्या मैं बात! लाया हूं तुम्हारे वास्ते यादों का एक दर्पण। आय हाय! बहुत छोटा किसी कोने में एक मासूम सा घर था, जहां पर माँ की झिड़कन थी, जहां पापा का भी डर था, जहां भैया से रूठे थे, जहां बहना से झगड़ा था, जहां होली दिवाली में हुआ हुड़दंग तगड़ा था। मगर एक दिन हुआ ऐसा नहीं अनुमान था जैसा, नियति ने जाल फैलाया नजर में बस गया पैसा। तुम्हारी चाहतें तुमको पराए देश ले आई, जहां शीतल सुगंधित हर घड़ी बहती है पुरवाई, जहां हर रात दिवाली, जहां हर रोज है होली, सफलता की तुम्हारे माथ पर लगती रहे रोली। तुम्हारा धन, तुम्हारा यश, तुम्हारा इंद्र सा वैभव, करे परमात्मा बढ़ता रहे खुशियों भरा कलरव। तुम्हारे भाग्य में थे चांद तारे तुमने वो पाए, मगर ऐसा न हो कि देश की मिट्टी बिसर जाए। आय हाय हाय! इसी मिट्टी की मूरत पूजती थी मीरा दीवानी, इसी मिट्टी में बहता है हमारी गंगा का पानी, वही पानी तुम्हारी माँ की आंखों से बरसता है।
कि जिसका दिल तुम्हारे प्यार की खातिर तरसता है। क्या बात। दुआएं बांटती है किंतु आंखों में है सूनापन, वो आंखें ढूंढती फिरती तुम्हारा चुलबुला बचपन। तुम्हारी बहन की राखी तुम्हें कहती है आ जाओ, अभी सावन में हाथों से वो धागा तो बंधा जाओ। तुम्हारे पापा कहते हैं कोई चिंता नहीं करना, जहां भी रहते हो बेटे वहां हरदम सुखी रहना। मगर दिल को कोई उनके यूं मुट्ठी में दबाए है, हमेशा सोचते हैं कब हमारा लाल आए। क्या बात। तुम्हारे देश की मिट्टी तुम्हें अब भी बुलाती है, तुम्हारी माँ भी लोरी रोज फोटो को सुनाती है। तुम्हारे देश की आबादी अभी भूखी सोती है, कहीं पर रोती है सीता कहीं पर सलमा रोती है। सुनाऊं और क्या, सुन लो अभी ये हाल है सच्चा, बुझाने भूख की ज्वाला को माए बेचती बच्चा। तो अभागे गांव का ढांढस बंधाने कौन आएगा, दिलों में प्रेम का दीपक जलाने कौन आएगा। यहाँ परदेश में तुम खेलते हो सोने चांदी में, वहां माँ बाप की मिट्टी उठाने कौन आएगा। उठो जागो तुम्हारे हाथ में ताकत है तन जाओ, माँ सीता भारती के वास्ते हनुमान बन जाओ। करे परवाज ऊंचाई पे चाहे जो परिंदा हो, चला जाए जमाने से पर उसका नाम जिंदा हो। आन बान और शान रखो, बाइबिल वेद कुरान रखो, गीता का भी ज्ञान रखो, पर दिल में हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। तो धन्यवाद। ये महेश जी, आपकी ये रचना से मुझे एक वो गाना याद है जिसको सुन के बहुत बार लोग परदेश में रोते रहे कि अपने घर पे भी रोटी है क्या है, वो पंकज उदास ने गाई थी। नाम फिल्म का गाना था। हाँ, तो ये उसकी उसकी मौसी मौसी है। ये आपकी कविता बहुत ही गहराई से छू जाती है और मैंने भी अपने आप को हटाया नहीं फ्रेम से, मेरी आंखों में भी थोड़ा भीगापन आ गया था ये सुनते हुए। और एक हुक सी उठती है। तो कवि के पास वो ताकत है कि वो आपको अंदर से ऐसी जगह पर गुदगुदाती भी देता है, सहला भी देता है और झिंझोड़ भी देता है। और ये जो जोड़ने का हुनर आपके पास है, उसको लेके मैं आपकी रचना तक आते-आते आपकी इस रचना से मुझे 2 पंक्तियाँ मेरी याद आई, वो सुनाता हूँ। आपने जैसे वहाँ से आके यहाँ जो देखा वो सुनाया और मैंने जो यहाँ देखा वो अपनी तरफ से कहा है। बात उसी ज़मीन की बात है कि अपनी ज़मीं को छोड़कर हम आ गए इस मोड़ पर। वाह। अपनी ज़मीं को छोड़कर हम आ गए इस मोड़ पर, हर बार यूँ लगता रहे आधे इधर आधे आधे क्या बात, क्या बात। तो वो सच पूरा पूरा भाव पूरा होने का आता नहीं, बात आपकी सही है। पर भारत के प्रेम की बात को लेके मैं आपकी तरफ आता हूँ और मैंने आपको जब फ़ेसबुक पर आपकी कुछ पोस्ट देखी हैं या आप सामना अखबार से लिख रहे हैं, तो सामना अखबार के साथ में तो शिवसेना का जो संबंध है और शिवसेना का स्वरूप तो अभी बदलता-सा दिख रहा है। तो इसके बारे में भी आपने कुछ लिखा है क्या? सर, एक्चुअली जैसे ही शिवसेना ने अपना स्वरूप बदलना शुरू किया तो मैंने वो कॉलम लिखना छोड़ दिया था। जी। तो वास्ता देते हैं लाठी का कभी शमशीर का, वो बदल सकते नहीं लिखा तेरे तकदीर का। मुल्क सबका है सभी को हक है जीने खाने का, ये नहीं टुकड़ा किसी के बाप की जागीर का। क्या बात है! तो हिंदुस्तान तो सारे हिंदुस्तानियों का है और हर किसी को हर कहीं रहने का, खाने का, कमाने का हक है। अगर उसमें कोई अड़ंगा डालता है तो फिर देश विरोधी कार्य कर रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। तो मयि जी, मुझे अनुमति दें कि मैं आपके सामने ही ऐसे कहूँ कि आपके रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने है जिसके अंदर इतना विस्तार है जो दिखाई नहीं देता है। तो महसूस कर सकते हैं, पर साथ ही साथ इतनी विनम्रता और जिसे हम कहते हैं एकदम धरा के साथ जुड़े होने वाला जो भाव है, उसके कारण आप बहुत रिलेटेबल भी रह जाते हैं और चूँकि आप हास्य भी अपने साथ लेकर चलते हैं, तो होली अभी गई है, तो हम थोड़ा आपके साथ उस तरह के रंग का भी आनंद, उसका स्वाद अपने दर्शकों तक होली पहुँचाएँ। का एक शब्द सुन लीजिए। स्वागत। भंग की चढ़े तरंग अड़ोसी पड़ोसी दंग जीजा साली संग संग होली की बहार है। और झूमो नाचो गा बजा लो चाहे पूरा रंग डालो प्रेम संग दी तो आज गाली भी स्वीकार है। बैर भाव भूल कर आपस में प्रीत जोड़े कोटि कोटि हिंदुओं की इतनी पुकार है। श्याम की मस्ती के संग राधा की भक्ति समेटे ऐसा अद्भुत बस होली का त्योहार है। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! बहुत ही और अच्छा। अगर हमारी अवधी भाषा के सौंदर्य पर फिर आप जाएं तो आपको मजा आ जाएगा केवल ट्यून से ही।
जी। क्योंकि हमारी भाषा जो अवधी भाषा है, उसी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, जो सारी दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चित ग्रंथ है और सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ है। जी। उस भाषा की जो गेयता है, वो आपके हृदय को छू लेती है। तो होली का एक गीत सुनिए आप अवधी भाषा में। स्वागत है। और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल हिंदी से मैच करती हुई भाषा है। अगर जरा सा भी आपने एकाग्रता से सुना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। होली में खाई गए धक्का हो रामा, होली में खाई गए धक्का, ओए होए होए। खाई गए धक्का हो रामा, होली में खाई गए धक्का, बनठन के नारी जो निकली बाजारे, वाह बनठन के नारी जो निकली बाजारे, ओके हम पोती रंग लहली मजारे, वाह देखे तो निकला ऊ छक्का हो रामा, होरी में खाई गए धक्का, वाह। होरी में खाई गए धक्का हो रामा, होरी में खाई गए धक्का। मतलब होली के रंग लगा करके जब बाजार में हम निकले और एक महिला दिखी, उसे हमने रंग लगाया तो पता चला कि वो छक्का था। तो आपको समझ में आएगा तब मजा मेरे आएगा। पहले समझ में नहीं आया था, तो फिर भी मैं उसमें रस रंग ले रहा लगा हुआ तो समझ नहीं पाया। ये इस तरह की बहुत सी कंफ्यूजन की कविता है। हूँ। तो हाँ। ये भाषा के कारण आपको उतना ज्यादा अपील नहीं करेगी सर। नहीं, करी तो सही, लेकिन लेकिन वो मैं छक्का का मतलब मैं वहां तक गया ही नहीं था। वही मैं कह रहा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसी कविताएं हास्य की हो जिसमें बहुत ध्यान देना पड़े, तो ये तो श्रोताओं के साथ ज्यादती नहीं होगी। ऐसी बहुत सी कविताएं होती है सर। एक छंद दे रहा हूं आपको, देखिए। जी। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है हर चीज में। जहां कंफ्यूजन होता है वहीं हास्य पैदा हो जाता है। अभी लॉकडाउन खत्म हुआ तो मैं एक दोस्त के घर पे गया, वो टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है? बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा? तो आदमी कंफ्यूजन में बैठा रहे, वो दूसरे के लिए हास्य पैदा कर देता था। तो इसलिए समस्याएं बहुत तरह की हैं इस देश में। इस देश की हर नारी को अबला बना दिया, पुरुषों का कुर्ता फाड़ के तबला बना। इस देश की हर नारी को अबला बना दिया, पुरुषों पुरुषों का कुर्ता फाड़ के झबला बना दिया। और पीटा है तबीयत से क्या वायरस छोड़कर, चाइना ने हर देश को तबला बना दिया। क्या बात, क्या बात। तो ये समस्याएं तो बहुत सारी हैं। एक छंद आपको दे रहा हूं हास्य का, सुनिए मजा आएगा। जी, स्वागत। अंडा लेने जो गया था डंडा खा के लौट आया। हमारे यहाँ लॉकडाउन में जब बाहर निकलते थे पुरुष डंडा मारते। हम्म। अंडा लेने जो गया था डंडा खा के लौट आया, हाथ को झटक बोला अंडा जाए भाड़ में। इससे तो होता अच्छा पहन केवल कच्छा, धूनी ही रमाता जाके जंगल पहाड़ में। बीवी ने जबान खोली बोली करो ना ठिठोली, जानती हूँ शक्ति कितनी तुम्हारे हाड़ में। यहाँ झंडा गाड़ आए करके जुगाड़, वहां पैंट गीली कर आते शेर की दहाड़ में। तो ऐसे हास्य के छंद होते हैं छोटे छोटे। एक और छंद सुनो, आपको मजा आएगा। स्वागत है। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए, मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं नर, जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले एक लात मुंह पे मारूंगा, अभी बाबा किसे बोल रहा, कौन यहाँ नागा है? मैं भी एक गृहस्थ हूँ जो नहाने गया था, पर एक चोर साला मेरे कपड़े ले भागा है। तो मयूर जी, आपके मुंबई में होने का, आपके अंदर का जो अभिनेता है, जो कि आपकी कुछ चित्रों में भी दिखाई देता है, उसने कभी आपको धक्का नहीं दिया कि कुछ फिल्मों में भी काम वाम किया जाए? नहीं सर, मैं तो ये मानता हूँ कि जीवन ही एक अभिनय क्षेत्र है, और जो भी हम कर रहे हैं वो अभिनय ही कर रहे हैं। 4 दिन की जिंदगी है। अब मैंने अपने तरफ से तो आज तक किसी चीज के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, शायद इसीलिए जीवन में पीछे रह जाने का भी यही कारण हो। आप तो अपने आप को आप अपने आप को जहाँ से देख रहे हो वहां से आप पीछे शायद देख पाते होंगे। मुझे तो आप बहुत आगे ही दिखाई दे रहे हैं नारायण, हर क्षेत्र ये में। सर आपका बड़प्पन है, लेकिन मुझे सच में, मैंने कभी न किसी से ये कहा कि मैं कवि हूँ, न किसी से ये कहा कि मैं कलाकार हूँ।
जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं करता रहता हूँ, ईश्वर का नाम लेता रहता हूँ। तो अब अगर मैं कभी मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने कभी मुझे फ़िल्मों में गीत वगैरह लिखा है, तो मैंने लिख दिए। अब कौन कभी एक्टिंग करवाएँगे तो एक्टिंग भी कर कौन लूँगा। कौन सी जैसे फ़िल्म में मैंने गीत कौन-सा छोटे लिखा? पर्दे के लिए कुछ काम किया था अभी जब 3G नेटवर्क निकल रहा था तो उस समय मैंने बहुत सारी एक्टिंग की थी, बाबा जी बना था मैं। अच्छा, लेकिन वो शायद कुछ प्रॉब्लम में फँस गया, कुछ वो हो गया तो वो नहीं हो पाया था। तो कौन सी फ़िल्म में गीत लिखा हमें पता है क्या उसके बारे तो में? अभी एक सरदारों की एक सरदार बाना सिंह फ़िल्म आ रही है, जी, जिसमें सरदार बाना सिंह की जीवनी अक्षय कुमार अभिनीत फ़िल्म है वो। वाह! उसमें मैंने सरदारों पर एक गीत लिखा था जो मैंने फ़िल्म के लिए पहले एक कविता लिखी थी, वो कहीं किसी ने सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने फ़िल्म में उसे गीत के रूप में लिया है, जो फ़िल्म में बीच-बीच में आएगा। वो है उसका कुछ चाहे तो अब मैं कुछ पंक्तियाँ सुना सकता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सत्य बात है नहीं मामला किस्से और कहानी का, एक-एक हिंदू ऋणी रहेगा सिखों की कुर्बानी का। वाह! राजा था औरंगजेब जो अत्याचारी शासक था, हिंदू मत का घोर विरोधी धर्म कर्म का नाशक था। उसके अत्याचारों से है आर्यावर्त तबाह हुआ, उसका हर फरमान हमेशा हिंदू जाति विनाशक था। लेकिन धन्य गुरु की गद्दी वंदन असी के पानी का, एक एक हिंदू ऋणी रहेगा सिखों की कुर्बानी का। क्या बात है, क्या बात है। शीश कटाया लेकिन अपना शीश झुकाया कभी नहीं, जब गर्जा नाहर माता का दूध लजाया कभी नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी नमन सिखाया कभी नहीं, मजहब के अंधों का गंदा हुक्म बजाया कभी नहीं, नाम जपो गुरु तेग बहादुर जैसे शीश के दानी का, एक एक क्या हिंदू बात ऋणी रहेगा सिखों की कुर्बानी का। ऐसा गज़ब है, गीत है इस भाषा क्या बात जो क्या फिल्म में बार बार आएगा। तो महेश जी अब आप मुझे अपना सीक्रेट बताइए, आपके अंदर इतनी विविधता है, रचनात्मक भूमि जो आपकी है, वो बड़ी उर्वरा है, उसका आपने वैसे तो पहले कहा कि ईश्वर प्रदत्त है, पर फिर भी हम देखते हैं कि या तो आप बहुत पढ़ते हैं या ऐसी सोहबत में रहते हैं या क्या आपको लगता है कि इसकी कंटिन्यूटी का सीक्रेट है? वो सीक्रेट इस समय किचन में काम कर रहा है। गाना तू ही है तू ही मेरी मोहिनी, वो मुझे नवरंग का गाना याद आ गया। हैं? सर मैंने बचपन से ही बहुत स्टडी करता था मैं। तो दुनिया में मतलब पहले जब मोबाइल नहीं था तो मैं सड़क पे चलते हुए कुछ पढ़ा करता था। मैं ठोकर खा खा के गिर जाऊँ भले लेकिन मेरी आदत थी और बहुत बार ट्रेन में बैठे-बैठे मैं पढ़ रहा हूँ, अचानक 3-4 जी, जी। घंटे बाद मुझे याद आया कि ट्रेन यार्ड में खड़ी है। तो वहाँ से कूद करके डब्बा और पुलिस से बचते-बचाते घर पहुँचता था। ऐसे मतलब पढ़ने का नशा-सा था। तो बहुत कुछ चीज़ें पढ़ता था मैं। अब तो आपके मोबाइल आ जाने के बाद बहुत कम हो गया है पढ़ना-लिखना। हो आपके सकता है उससे ही हुआ हो या कुछ जीन्स में हो मैं बता नहीं सकता सर। मई आपके प्रिय लेखक कोई प्रिय पुस्तक हाँ, सबसे प्रिय लेखक मेरे मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही उनको पढ़ते-पढ़ते बहुत रस आने लगा। फिर मैंने उसी शैली की कहानियाँ लिखी हैं। तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी जो एक कहानी लघु कथाओं का एक संग्रह फिर भी दिल है हिंदुस्तानी पब्लिश हो गया है वाह! और साहित्य अकादमी ने छापा है उसे। बहुत बढ़िया। और इसके साथ मैंने सामना अखबार में एक कहानी कॉलम भी लिखा था, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कहानी कॉलम लिखा था, जिसमें रोज़ कहानियाँ आती थी। तो ये मेरी कहानियाँ अगर कुछ श्रोता और पाठक पढ़ना चाहें तो प्रतिलिपि.com पर जा सकते हैं। वहाँ मेरा प्रोफ़ाइल खोलें, वहाँ पर लगभग 6-7 लाख लोगों ने उस कहानियों को पढ़ा है। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे उन्होंने गोल्डन बैज भी दिया है मेरी कहानियों के लिए, वहाँ सस्पेंस की भी स्टोरीज़ हैं और अभी भी मैं लिखता रहता हूँ। बहुत सारी कहानियाँ उसमें आपको मिलेंगी। तो महेश जी ऐसा लगता है प्रतिलिपि.com पर आप जाएँ, वहाँ महेश दुबे का प्रोफ़ाइल खोलें या आप मेरे फ़ेसबुक पर भी मैं लिख कर डालता रहता हूँ कहानियाँ वगैरह। प्रतिलिपि.com जी, जी, जी। तो वो लेखकों का एक है, जी, साइट है, उसमें लोग बिल्कुल। लिखते तो महेश जी आपके साथ बात करने के बाद में मुझे लगता है लोग तरोताज़ा हो जाते होंगे, जैसे कि हैं। मुझे हमेशा लगता रहा है। तो आप अपनी इस ताज़गी को बरकरार रखें, ऐसी मंगल कामना करते-करते थैंक यू सर। समापन में 4 पंक्तियाँ और आप हमारे दर्शकों को उपहार रूप में पहुँचाएँ। मोहब्बत धर्म बन जाए, वफ़ा ईमान हो जाए, मोहब्बत ही तुम्हारे दिल की अब पहचान हो जाए, भले अपने हो या दूजे रहें सब प्यार से इसमें तुम इतना दिल को फैला दो कि हिंदुस्तान हो जाए। क्या बात है, क्या बात है! तो दिल को फैलाए बिना हिंदुस्तान होता नहीं है जी, और हिंदुस्तान का मतलब भी उदारता ही है एक स्तर पर क्योंकि जब आप वसुधैव कुटुंबकम कहते हो, तो फिर अपने पराये की बात ही नहीं है, सब अपने ही हैं जी, और जी, वही सर। उदारता है।
तो ये उदारता आपके अंदर जिस प्रकार भारत माता की कृपा से आई है, उसको आप बहुत रस्मयता से जहां जहां अवसर है वहां पहुंचाएं, और अधिक ऐसे अवसर आपके पास आए और आप बहुत जल्दी अमेरिका की यात्रा पर भी फिर से लौटें, हाँ ऐसी भी सर, कामना। 3 यात्राएं तो आप लोगों ने करवा दी हैं, अब चौथी यात्रा का इंतजार है। जैसे ही कोरोना काल निपटे आप मुझे बुला सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो महेश जी को मैं पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए अपने आनंद के लिए उनकी सराहना एक बार फिर करते हुए आप हमारे साथ बने रहे, आपका आभार, और फिर होगी मुलाकात अनुमति ने। नमस्कार।